नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लैनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम क्लास 12 चैप्टर 2 पर चर्चा कर रहे थे। पार्ट 4 पर हम पहुंच चुके हैं। चैप्टर का नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। तो अपना चैप्टर शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को प्लीज़। तो पिछले पार्ट्स में हम ये सारी स्लाइड्स देख चुके हैं, इनको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं सोशल कंडीशंस पर, जो शुरू होती हैं स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से। उस टाइम पे क्या क्या स्ट्रेटजीज थी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जिसके कारण सोसाइटी में डिविजन्स होने और भी ज़्यादा शुरू हो गए थे। तो पहला था आयरन टिप्ड प्लाउशेयर। जो आयरन का है प्लाउशेयर, वो यूज़ करना हल, जिससे ज़मीन को और भी गहराई तक खोदा जा सके। लेकिन ये सारे के सारे पार्ट्स में नहीं था। कहीं पर था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी। ट्रांसप्लांट किया जाता है किसी फसल को एक से फिर दूसरी जगह पे, वो प्रोसेस होता है। इसके बारे में आप डिटेल में थोड़ा कोई वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे मैं समझा नहीं सकती सिर्फ ऑरली। इरिगेशन थ्रू वेल्स, टैंक्स एंड कैनाल्स। और इरिगेशन करना, सिंचाई करना, कुओं के माध्यम से टैंक रखते हैं, कैनाल्स बनाते हैं, तो हर जगह तक इरिगेशन हो सके उसकी व्यवस्थाएं भी बहुत ही अच्छी थी। वो एग्रीकल्चर इन सेमी एरिड पार्ट्स ऑफ पंजाब, राजस्थान एंड हिली ट्रैक्स इन नॉर्थ ईस्टर्न सेंट्रल पार्ट्स। वो एग्रीकल्चर इन पार्ट्स में थी जहाँ पर आयरन टिप फ्लक्चर बहुत ज़्यादा नहीं था। आप लोगों ने फावड़ा वगैरह लोकल लैंग्वेज में जो खुदाई के लिए होता है लंबा सा, और उसके बाद आगे बहुत चौड़ा सा ऐसा लोहे का वो होता है जिससे ऐसे खोदा जाता है ज़मीन की नीचे से उपज ऊपर लाने के लिए, नीचे से उसके सारे मिनरल्स बाहर निकालने के लिए, ताकि अच्छे से एग्रीकल्चर हो सके। ठीक है, तो सुदर्शन ब्यूटीफुल लेक इन गुजरात, ये सारे मेथड्स थे। सुदर्शन लेक गुजरात में बहुत ही सुंदर लेक है। इसके बारे में एक इंस्क्रिप्शन है जिस पर काफ़ी बार मेंशन है। गिरनार में है, फाइंड गिरनार ऑन मैप 2। द सुदर्शन लेक वाज ऑन गिरनार गुजरात में है, आप मैप में देख सकते हैं। सुदर्शन लेक आर्टिफिशियल रिजर्व है, जो बनाया गया था, आर्टिफिशियली बनाई गई थी लेक ये, और बाय नेचर ने बना के नहीं दी थी, लोगों इंसान ने बनाई थी। सबसे पहले बनाई थी किसी मौर्यन रूलर ने। वी नो बट इट फ्रॉम अ रॉक इंस्क्रिप्शन 2nd सेंचुरी CE। इसके बारे में कहाँ से पता चलता है? 2nd सेंचुरी का एक रॉक पर इंस्क्रिप्शन है, मतलब रॉक पर खुदाई करके लिखा गया है 2nd सेंचुरी में। संस्कृत में है ये, और इसको जो इंस्क्रिप्शन को बनवाया था वो शका रूलर रुद्रदमन ने बनवाया था। ठीक है, तो शका रूलर कौन थे? रुद्रदमन, जिन्होंने ये रॉक इंस्क्रिप्शन बनवाया था और उन्होंने लिखवाया था। द इंस्क्रिप्शन मेंशंस दैट द लेक विद एम्बैंकमेंट्स एंड वाटर चैनल्स वाज built by a local governor during the rule of मौर्यास। मौर्यास के रूल में वहाँ का जो लोकल गवर्नर था उसने ये लेक बनवाई थी, ये सुदर्शन लेक बनवाई थी। और उसके बाद काफ़ी बहुत बड़ा स्टॉर्म आया था, बहुत बड़ा तूफान, जिसकी वजह से कुछ इसके एम्बैंकमेंट्स और टूट गए थे, जिसको बाद में रुद्रदमन ने रिपेयर करवाया था बिना लोगों से, अपने खुद के रिसोर्सेज यूज़ किए थे, वहाँ के लोकल लोगों से इस लेक को रिपेयर करवाने के लिए अलग से कोई टैक्स वगैरह नहीं लिया था। इसने खुद की जो उसकी कमाई थी, खुद के पैसे थे, खुद के रिसोर्सेज थे, उन्हीं से उस लेक को रिपेयर करवाया था लोगों की भलाई के लिए, ताकि इस लेक के थ्रू वहाँ के आसपास के लोग जो अपने खेतों में सिंचाई करते हैं वो फिर से उनके लिए व्यवस्थित हो सके। उसी रोक के इंस्क्रिप्शन पे नीचे बाद में 5th सेंचुरी में बाद में किसी और ने खुदवाया था। किसने खुदवाया था? गुप्ता डायनेस्टी के किसी रूलर ने। और उसने मेंशन किया कि ये बाद में दोबारा इनके टाइम पे फिर से रिपेयर गई थी, टूट गई थी, तो फिर से रिपेयर गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे फिर से की गई थी रिपेयर। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? इज यूज फॉर पैडी कल्टिवेशन इन एरियाज वेयर वाटर इज प्लेंटीफुल। बहुत अच्छी मात्रा में पानी होता है जहाँ पर। सीड्स को पहले बिखेर दिया जाता है और उसके बाद जब उसकी सैपलिंग्स आ जाते हैं, मतलब आपको देखा है जड़ वगैरह सीड्स में से जब बाहर निकल आती, व्हाइट कलर के थोड़े से होते हैं, तब उनको फिर से वाटर लॉक्ड फील्ड्स में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है वहां से निकाल कर। और ताकि ये इसलिए किया जाता है कि उनका सर्वाइवल का रेशो सैपलिंग्स का बढ़ जाए और अच्छी खेती हो और भी ज़्यादा अच्छा हो। डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटीज़। अब
काफ़ी अलग अलग मेथड्स के थ्रू और कुछ रूलर के अपने कुछ उन लोगों की एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए प्रयास रहे थे, उसका फल क्या निकला? प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो भी था, और इंक्रीज हुआ तो सोसाइटी में किसी के पास ये चीज़ें ज़्यादा है, किसी के पास कम है। जैसे किसी के पास ज़मीन ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा फल इसका मिल रहा है, किसी के पास थोड़ी है तो थोड़ा मिल रहा है। और जो लेबरों के थ्रू कर रहा है तो लेबर्स को फायदा होता है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो लैंड लॉर्ड्स है उनको मिलता है, सेम ऐसी चीजें। तो ये डिफरेंस लोगों के अमंग लोगों के बीच में और भी ज्यादा होने लग गए। एग्रीकल्चर जिनके हाथ में ज्यादा था वो ज्यादा अमीर हुए। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में ऐसा मिलता है, इन अलग अलग लोग कैटेगरी के लोगों का जिक्र मिलता है कि कुछ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स है जिनके पास खुद की खेती के लिए जमीन नहीं है, लेकिन वो दूसरों की खेती पर दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं और उसके बदले उनसे अपना मेहनत का फल जो ले लेते हैं उनसे। स्मॉल पीजेंट्स हैं कुछ जिनके पास थोड़ी सी जमीन है, वो सिर्फ खुद के लिए ही उगा पाते हैं। लार्ज लैंडलॉर्ड्स हैं जिन्हें गृहपति भी कहा जाता है, जो खुद के लिए उगाने के साथ साथ बेचते भी हैं, बाद में उससे मर्चेंट्स की तरह भी काम करते हैं। लैंडलॉर्ड्स एंड हेड्स ऑफ विलेज। अब ये जो बड़े लैंडलॉर्ड हैं या फिर विलेज के जो हेड हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल थे सोसाइटी में, और उनका उस विलेज के ऊपर सबसे ज्यादा जो वहाँ के फार्मर्स हैं उन पर सबसे ज्यादा कंट्रोल होता था। अब जैसे विलेज में कोई डिसीजन लेना है तो पूरे के पूरे सभी लोग लेकर मिलकर लेते थे कि हमारे विलेज में क्या क्या होना है। तो सबसे ज्यादा उनकी सुनी जाती थी जिनके हाथ में पावर ज्यादा है, जो ज्यादा अमीर है, जिनके हाथ में कंट्रोल है लैंड का सबसे ज्यादा, उनकी ज्यादा सुनी जाएगी। संगम टैक्स भी मेंशन करता है। लैंड जो ऑनर्स हैं, बड़े वाले भूपति हैं, उन्हें वेललार कहा जाता है संगम टैक्स में, यानी कि साउथ लैंग्वेजेस में, तमिल में। प्लफमैन को क्या कहा जाता है? उजावर। एंड स्लेव्स को आदिमाई। तो इन वर्ड्स को याद रखिएगा। लैंड ऑनर्स को वेललार, प्लफमैन को उजावर एंड स्लेव्स को आदिमाई। ठीक है। 10 डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी में जो गांव की है वहाँ की सोसाइटी में डिफरेंसेस और भी ज्यादा हो जाता है। वो किस बेस पर होता है? किसके पास कितनी ज्यादा जमीन है कंट्रोल्ड, किसके पास ज्यादा लेबर्स हैं, किसके पास ज्यादा टेक्नोलॉजीज हैं, इस आधार पर उनका सोसाइटी में स्टेटस ऊपर या नीचे फिक्स हो जाता है। गृहपति कौन होते हैं? अब ये गृहपति जो होते हैं वो ऑनर होते हैं किसके? मास्टर और हेड ऑफ अ हाउस होल्ड। गृहपति मतलब प्राकृत वर्ड है, गृहपति घर का पति, घर का ऑनर, घर का किसी एक घर का मालिक। ठीक है। तो मास्टर और हेड ऑफ अ हाउस होल्ड हु एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द women, children, slaves and workers who share a common residence। उस रेजिडेंस में, उस घर में जो औरतें हैं, बच्चे हैं, स्लेव्स हैं और जो वर्कर्स हैं, उन सभी का हेड होता है ये। ही वॉज ऑल्सो द ऑनर ऑफ द रिसोर्सेज। और बाकी उनके पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं लाइक लैंड, एनिमल्स एंड अदर थिंग्स, उनका भी ऑनर होता है। दैट बिलोंग टू द हाउस होल्ड। समटाइम्स द टर्म वॉज यूज्ड अ मार्कर ऑफ स्टेटस फॉर men belonging to the urban elite including wealthy merchants। साथ ही उन लोगों को भी यूज किया जाता था कि जो आदमी जिनके पास अर्बन में जो टाउन वगैरह में रहते थे, जो वेल्दी मर्चेंट्स है इनमें से, कि इनके पास ज्यादा जमीन है। अब गांव में उनके पास होगा लैंड, एनिमल्स होंगे, शहर में मर्चेंट्स होंगे जो अमीर होंगे, वो ज्यादा काम कर रहे होंगे। तो गांव में अलग है और शहर में अलग है। वेल्दी मर्चेंट्स है उनको भी गृहपति कहा जाता था, यानी कि उस घर का जो पति है। पति यानी कि हेड है उस घर का। औरतों को गृह स्वामिनी कहा जाता है, या फिर और भी काफी सारे वर्ड्स हैं। Life in a Small Village. The Harshcharit is a biography of Harshvardhan, the ruler of Kannauj, composed in Sanskrit by his court poet Banbhatta, 7th century CE। 7th century में एक राजा रहे थे हर्षवर्धन। उनका कोर्ट पोएट था बाणभट्ट, कन्नौज के रूलर थे ये। उनके ऊपर उन्होंने, इस कोर्ट पोएट ने बायोग्राफी लिखी, उसका नाम था हर्षचरित। इसमें क्या है? दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द टेक्स्ट। एक छोटा सा पार्ट है उसमें से। एक्सट्रीमली रेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ इन अ सेटलमेंट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड विंध्यास। अब विंध्या रीजन में जो फॉरेस्ट में लोग रहते हैं उनके बारे में थोड़ा सा एक पार्ट है इसमें। द आउटस्कर्ट्स बीइंग फॉर द मोस्ट पार्ट forest, many parcels of rice land
अब इसमें इस टेक्स्ट में काफी अलग अलग जो फॉरेस्ट में रहते हैं लोग या उसके आसपास रहते हैं, फॉरेस्ट के बाहर या अंदर, उनमें अलग अलग कैटेगरी के लोग क्या क्या काम कर रहे हैं उनका मेंशन है। देखो, most part forests, many parcels of rice land, threshing ground, and arable land were being apportioned by small farmers. It was mainly spade culture, owing to the difficulty of ploughing the sparsely scattered fields covered with grass, with their few clear spaces, the black soil stiff as black iron. अब ये मेंशन है जहाँ के जो लोग हैं खेती वगैरह करते हैं, ज्यादातर फॉरेस्ट का पार्ट है, बहुत ही मुश्किल से उनके लिए बहुत स्कैटर्ड फील्ड इतने ज्यादा है कि क्लियर स्पेस जहाँ पर वो कर सकें वो बहुत ही कम है। ब्लैक सॉइल है, बहुत ही स्टिफ है जहाँ पर वो उसको इजीली क्लियर कर नहीं पा रहे हैं। देयर वर पीपल मूविंग अलोंग विद बंडल्स ऑफ बार्क। अब ये अलग अलग जो और भी बाकी सारे काम कर रहे हैं वहां पर खेती करने के अलावा, वेजिटेबल्स या फिर अपने लिए खाने की चीजें उगाने के अलावा, ठीक है, बंडल्स ऑफ बार्क, काउंटलेस सेक्स ऑफ प्लक्ड फ्लावर्स। इन जंगल में से भी जो बाक मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, छिलके वगैरह, इनसे भी ये काफी सारी चीजें बनाते होंगे। लोड्स ऑफ फ्लेक्स एंड हेम्प बंडल्स, क्वांटिटी ऑफ हनी, पिकॉक्स टेल फेदर्स, जानवरों की जो चीजें मिलती हैं, पेड़ों से जो चीजें मिलती हैं, wreaths of wax, locks and grass. Village wives hasten en route for neighboring villages, all intent on thoughts of sale and bearing on their heads baskets filled with various gathered forest fruits. जो औरतें हैं वो भी मतलब जहाँ से उनको जंगल से जो चीजें मिली हैं उसको नेबरिंग विलेजेस में जा रही है सोचकर कि इनको बेचकर कुछ कमाएंगे। तो ऐसी कैटेगरीज आप लोगों को समझ में आएगी कि ऑक्यूपेशन ऐसे अलग अलग डिवाइड है। लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलाइट्स। अब इससे पहले जो हमने देखा था वो था कि हम काफी सारी चीजों में ये कुछ कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से हमको राजाओं के हटकर जो लोकल लोग हैं उनकी जीवन यापन कैसा होता था, क्या वो ऑक्यूपेशन करते थे, कैसे रहते थे, उनकी जिंदगी कैसी थी, सोशल जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, वो इंफॉर्मेशन के सोर्सेज ये सब हैं। ठीक है, अब आते हैं रूरल एलाइट्स लैंड ग्रांट्स। काफी सारी जो जमीन होती थी दान कर दी जाती थी जो रूरल एलाइट्स थे उनके द्वारा। लैंड ग्रांट्स बाय किंग्स, राजा जो दान करता था भूमि को वो भी ऐसे इंस्क्रिप्शंस पर रिकॉर्डेड है, वहां से उन्होंने अपना जो दान है वो कहीं ना कहीं पर सबूत के तौर पर लिखवाया गया है, किसी कॉपर प्लेट पर या फिर किसी रॉक पर या किसी भी इंस्क्रिप्शन पर, तो वो वहां से मिला है। ज्यादातर ये इंस्क्रिप्शन है स्टोन पर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कॉपर प्लेट्स पर हैं। ये इसलिए दिया जाता है कि भाई वो उसके पास प्रूफ होता है कि ये चीज इसको दे दी गई है, अब ये इस इंसान को बिलोंग करती है, उसके लिए भी, और अब हमको वो एज अ सोर्सेज मिल रही है। मोस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स आर जनरली अबाउट ग्रांट्स टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और टू ब्राह्मणास। ज्यादातर ये जो ग्रांट्स हैं, जो दान है, वो कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दिया गया है और ब्राह्मण को दिया या फिर ब्राह्मण्स को दिया गया, जैसे कि बुद्धिस्ट है, बुद्ध में जो ज्ञानी लोग हैं उन लोगों की इंस्टीट्यूशंस हैं उनको दिया गया है, जैन लोगों को दिए गए हैं उनके, और ब्राह्मणस को, हिंदुओं में जैसे ब्राह्मण होते हैं तो उनको दिया गया है, ताकि क्योंकि उन वो ज्यादातर अपना जीवन यापन किस पर करते थे, विद्या के माध्यम से, विद्या का दान कर रहे हैं तो उनके पास भी भूमि हो इसलिए उनको दान किया गया था। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस वर इन संस्कृत, काफी सारे इंस्क्रिप्शंस संस्कृत में है, और कुछ लोकल लैंग्वेजेस अगर साउथ की तरफ जाएं तो तमिल या तेलुगु में है। प्रभावती गुप्ता रूलर थे, चंद्रगुप्त सेकंड उनकी बेटी थी, जो वकाटाकास, जो डेक्कन में वकाटाकास थे उनकी फैमिली में मैरिड थी, वहां पर शादी की गई थी उनकी। अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट, जो संस्कृत के लीगल टेक्स्ट हैं उनसे हमको पता चलता है कि वुमेन जो है उनको लैंड का भू जो स्वामी वो आदमी होते थे, औरतों को नहीं होता था। औरतों को अगर धन के रूप में या फिर उनकी संपत्ति के रूप में जो उनको पिता से मिलता था बाद में, वो उनकी संपत्ति होती थी, और जो भूमि थी वो पुत्रों को दी जाती थी। तो औरतों के पास संपत्ति के नाम पर बाकी और चीजें होती थी लेकिन भूमि नहीं होती थी। लेकिन ये जो इंस्क्रिप्शन है एक, ये बताती है कि प्रभावती के पास भी लैंड थी, वो भी भूस्वामी थी, भूस्वामिनी थी।
तो ये इसलिए भी हो सकता है कि जो लीगल टेक्स्ट संस्कृत बताता है वो हर जगह पर सेम नहीं होते हैं, हर एक चीज़ हर जगह पर सेम तरीके से लागू हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, या फिर ये सारी चीज़ें बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल्स के जैसे नहीं है कि बस ऐसा ही होना चाहिए वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है। ये एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है कर्नाटक से 6th सेंचुरी सीई की। ऐसी कॉपर प्लेट्स होती थी दान के रूप में जो दी जाती थी, और इन पर सारे मेंशन होते थे कि भाई ये इसने इसको दी है और बाकी सारी चीज़ें लिखी होती थी। इंस्क्रिप्शन गिव्स अस एन आइडिया अबाउट रूरल पीपल, ब्राह्मणास, पीजेंट्स एंड अदर्स। अब ये इंस्क्रिप्शंस कुछ आइडिया हमको वहाँ के जो लोग हैं उनके बारे में भी देती हैं। देयर वर रीजनल वेरिएशंस इन द साइजेस ऑफ लैंड डोनेटेड। अब ये जो लैंड डोनेट की जाती थी ये हमेशा इसका कोई साइज फिक्स नहीं था, किसी को छोटी सी लैंड भी डोनेट की जाती थी या फिर किसी को बड़ी लैंड की जाती थी, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक विलेज भी, जैसे प्रभावती गुप्ता ने किया था, पूरा का पूरा विलेज एक गुरु को अपने एक दिया था। तो ये साइज अलग अलग हो सकते थे। लैंड ग्रांट्स फॉर मेड टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए भी ये लैंड ग्रांट्स दिए जा सकते थे, या फिर कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता था कि वहाँ का जो पावरफुल कोई है उसको राजा दान दे देता है भूमि, ताकि उसके थ्रू वहाँ की लोकल जनता का विश्वास वो जीत सके, यानी कि अपने ग्रांट्स के थ्रू, अपने दान के थ्रू वो वहाँ के अलाइज को अपनी तरफ मिला सके। Land grants provide an insight into the relationship between peasants and the state. Land grants इसलिए भी दी जाती थी या फिर इसलिए ये प्रोवाइड करती है कि वहाँ के जो लोकल पीजेंट्स थे और स्टेट के बीच में आपस में क्या रिलेशंस थे, इनका भी एक झांकी देख, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन उसके बारे में भी निकलती है वहाँ से। However, groups such as pastoralists, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जैसे पेस्टोरलिस्ट है, मतलब जो घुमक्कड़ होते हैं, एक जगह पे रुकते नहीं हैं, चरावाहा, फिशर फॉक, हंटर गैदरर्स, सीडेंट्री आर्टिसंस, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, ये एक जगह से ज़्यादातर ये सारे ग्रुप्स हैं जो एक जगह पर कभी नहीं रहे, तो इनके बारे में बहुत डीप में डिटेल किसी भी इंस्क्रिप्शन से या फिर उनकी डेली लाइफ्स के बारे में ऐसा पता नहीं चलता है कि वो लोग क्या करते थे और उनके रिलेशंस, सोशल स्टेटस वगैरह, इकोनॉमी, उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है ज़्यादा। प्रभावती गुप्ता एंड द विलेज ऑफ दंगुना। अब ये विलेज था जो प्रभावती गुप्त ने दान में दिया था और उस पर उन्होंने लिखवाया था, कमांड्स द ग्राम कुटुम्बिनास। ग्राम के जो कुटुंबी हैं, हाउस होल्डर्स हैं, पीजेंट्स हैं, जो भी उस विलेज में रहते हैं, उनको कमांड करता है कि ये जो गांव मेरे नाम पर था ये मैंने दान किया है। ब्राह्मणास एंड अदर लिविंग इन द विलेज ऑफ तंगुना, बी इट नोन टू यू दैट ऑन द 12th डे ऑफ ब्राइट ऑफ कार्तिक। इसमें डेट भी मेंशन है, जैसे बताया था कि काफी सारे इंस्क्रिप्शंस में डेट भी मेंशन होती थी कि इस डेट को ये चीज हुई है। We have, in order to increase our religious merit, donated this village with the pouring out of water to आचार्य टीचर चनल स्वामी। अब ये आचार्य हैं जिनको किया था, और उनको बोलते हैं कि अब ये इस विलेज के मालिक हैं, तो आप लोगों को इनकी सारी कमांड्स माननी होंगी। साथ ही जो अग्रहारा विलेज है, ये भूमि है, इसको अग्रहारा कहते हैं। वी कन्फर ऑन हिम द फॉलोइंग एग्जाम्पशंस टिपिकल ऑफ एन अग्रहारा। जैसा एक अग्रहारा लैंड होता है जिसको काफ़ी सारी चीज़ों से एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है कि भाई ये चीज़ें यहाँ पर नहीं हो सकती हैं, इनको यहाँ पर करने के लिए आपको जो हेड हो चुका है विलेज का वह उससे परमिशन लेना होगा। तो क्या क्या चीज़ों से उसको मुक्त कर दिया गया है, जैसे अग्रहारा विलेज जो होता है, दान दिया जाता है ब्राह्मणों को, उसको टैक्स से एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है कि अब हम यहाँ से टैक्स नहीं लेंगे, ये एक ब्राह्मण को दान दे दिया ये पूरा पूरा गांव, अब इस गांव में से कोई टैक्स राजा वसूल नहीं कर सकता है। दिस विलेज इज नॉट टू बी एंटर्ड बाय सोल्जर्स एंड पुलिसमैन। अब जिस सोल्जर्स और पुलिसमैन यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते, क्यों, मतलब एंटर करने में क्या दिक्कत है, कहीं कोई भी आर्मी कहीं से जाती है तो वहां पर जब वो कहीं पर रेस्ट करती है और उसके आसपास जो गांव और वो सब होते हैं, वो उनको चीजें देते हैं कि भाई आप लंबी जर्नी पर हैं तो हम आपको अब रेस्ट के लिए या फिर खाने पीने के लिए चीजें दे रहे हैं, वो उनको देना पड़ता था उनको। तो यहाँ से सोल्जर्स या पुलिसमैन यहाँ पर इस गांव में एंटर ना करे और यहाँ से कोई भी चीज ना ले। इट इज exempt फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड ग्रास, मतलब अब
कोई भी चीज़ इस गाँव से आप किसी भी चीज़ के नाम पे कि भई हमको ये चाहिए, वो चाहिए, टैक्स या फिर गिफ्ट्स वगैरह के नाम पे कुछ भी चीज़ आप यहाँ से नहीं ले सकते हैं। जैसे कि वहाँ की घास है, हाइड्स सीड्स एनिमल्स के लिए एंड चारकोल एग्जेम्प्ट फ्रॉम परचेजिंग फर्मेंटिंग लिक्विड्स एंड डिगिंग। मतलब वहाँ की जो रिसोर्सेज हैं, अब एक गाँव में वहाँ की मिट्टी में काफ़ी सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं, तो वो सारे रिसोर्सेज भी वहाँ के रहने वाले ही यूज़ करेंगे, बाहर से कोई भी उस चीज़ पर अपना हक नहीं जमा सकते हैं। एग्जाम्प्ट फ्रॉम माइंस एंड खादर ट्रीज। अब वहाँ पर अगर कोई आपको पता चलता है यहाँ पे कुछ है, तो आपको राज्य वहाँ पर खोद कर कुछ निकालना चाहता है, तो वो भी नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं उस गाँव में, हम एंटर ही नहीं कर सकते, तो हर एक को वहाँ पे एंट्री बंद कर दी जाती है। एग्जाम्प्ट फ्रॉम फ्लावर्स एंड मिल्क। मतलब ये उस मालिक पर छोड़ दिया जाता है कि वो ही बताएगा कि क्या क्या आप हमारे गांव से ले सकते हैं। अगर उसने मना कर दिया तो वो आप चीज़ वहां पर फोर्स नहीं कर सकते हैं। फ्लावर्स एंड मिल्क टुगेदर विद, और इट इज डोनेटेड, फिर कहती है कि ये चीज़ें यहाँ पर नहीं हो सकती और अब ये डोनेट कर दिया जाता है, टुगेदर विद द राइट टू हिडन ट्रेजर्स एंड डिपॉजिट्स। अगर यहाँ पर इस भूमि में बाद में कुछ भी मिलता है तो ये जो यहाँ का मालिक बन चुका है, ये उसी के हिस्से में जाएगा, ये राज्य के हिस्से में नहीं आएगा। तो अब ये यहाँ की मिट्टी और यहाँ का हवा पानी सब कुछ डोनेट हो चुका है। यहाँ पे बाद में कुछ मिलता है तो वो उन्हीं का होगा। एंड टुगेदर विद मेजर एंड माइनर टैक्सेस, और वहाँ के लोकल लोगों से भी अगर कुछ टैक्स लेना है, कुछ ड्यूज लेने हैं, तो वो भी अब ये जो नया मालिक है, ये आचार्य है, ये ही लेंगे। ये अब राज्य या स्टेट नहीं ले सकता है इसको। दिस चार्टर हैज बिन रिटन इन द 13th ईयर। अब ये किसने इंग्रेव किया था, ये लेख किसने लिखा था, ये चक्रदास ने। चक्रदास ने अपना चक्र चलाकर ये लेख लिखा था। ठीक है। एंड अग्रहारा वाज लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण। ब्राह्मणों को लैंड जो ग्रांट की जाती थी, दान दी जाती थी, उसे अग्रहारा कहा जाता था। वाज यूजुअली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग लैंड रेवेन्यूज, जिन्हें फिर बाद में लैंड रेवेन्यू देने के लिए भी मना कर दिया जाता था कि उनको कोई जरूरत नहीं है लैंड रेवेन्यू देने की। और राजा को भी उनके अगर कोई ड्यूज बाकी है उस ब्राह्मण को कि भाई ये चीज़ें राजा को आपको देनी बाकी रहेगी थी एज अ गिफ्ट या टैक्स वगैरह, तो वो भी माफ कर दिए जाते हैं। एंड वाज ऑफन गिवन द राइट टू कलेक्ट दीज ड्यूज फ्रॉम द लोकल पीपल। और अगर वहाँ के लोकल पीपल हैं, वहाँ का कोई है जिसका कोई टैक्स बाकी है राजा को देना, तो वो भी अब ये ब्राह्मण जो नया बन चुका है वो ही लेगा, राजा नहीं लगेगा। ठीक है। तो दिस गिफ्ट इज एन इमेज, ये एक और है, एक इमेज है गिफ्ट के नाम में। अब ये नीचे कुछ छोटी छोटी मूर्तियां सी हैं और ये किसी के फोल्डेड पैर हैं कि कोई चोकड़े मारकर बैठा था संत वगैरह, और ऊपर का जो है वो इमेज थोड़ी टूट चुकी है पत्थर की भी। तो ये जो इमेज है ये भी दान की गई थी। तो भूमि ही नहीं, ऐसे और चीजें भी दान की जाती थी। दिस इज अ पार्ट ऑफ एन इमेज फ्रॉम मथुरा से मिली है ये। पेडिस्टल इज अ प्राकृत इंस्क्रिप्शन। यहाँ पर और यहाँ पर ये प्राकृत में कोई इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है जिसमें लिखा है कि एक वुमेन है नागपिया, उनका नाम है, और वो एक सुनार की वाइफ थी, सुनार का नाम धर्मक है, जिन्होंने इन वुमेन ने, नागपिया ने, ये इमेज एक मठ में इंस्टॉल करवाई थी। ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज, अब बाउंड्रीज की बात करते हैं। मनुस्मृति जो कि 2nd सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी CE में एक टेक्स्ट लिखा गया था, संस्कृत में है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बुक है ये मनुस्मृति। दिस इज व्हाट द टेक्स्ट एडवाइज द किंग टू डू। किंग को क्या एडवाइस करता है मनुस्मृति। मनुस्मृति में सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसमें मेंशन है। तो राजा को उनकी क्या राय है मनुस्मृति देती है। सीइंग दैट इन द वर्ल्ड कंट्रोवर्सीज कॉन्स्टेंटली अराइज ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ बाउंड्रीज। अब बाउंड्रीज होती है दो स्टेट, दो विलेजेस या फिर दो राज्यों या फिर दो किंगडम्स के बीच में। कई बार वो बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं होती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं। तो राजा का क्या कर्तव्य है कि ही शुड हैव कंसील्ड बाउंड्रीज मार्कर्स बरिड। ऐसे जो इस बाउंड्री को अच्छे से मार्क कर सके, ऐसे काफ़ी सारे मार्कर्स उसको वहाँ पर इंस्टॉल करने चाहिए, जैसे कि स्टोन्स हैं, बोन्स है, काउज हेयर, शेफ एशेज,
पॉटशर्ट्स, ड्राइड काउ डंग, ब्रिक्स, कोल, पेबल्स इन सैंड। अब स्टोन वगैरह या फिर चीजें हैं वो तो कोई हटा भी सकता है, यहाँ से यहाँ खिसका दिया कि ये तो भाई यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर था। तो जो चीजें मिट्टी में मिल जाएंगी उनके थ्रू भी, स्टोन्स के बीच में भी जो मिट्टी में, उनको नहीं हटाया जा सकता, वो उसके एशेस वहीं पर रह भी जाएंगे। इसलिए ये ऐसी चीजें हैं कि पॉटशर्ट्स हैं, ड्राइड काउ डंग, bricks, coal, pebbles, and sand. He should also have other similar substances that would not decay in the soil, जो टूट नहीं जाएंगे, जो खराब नहीं हो जाएंगे, डिके नहीं हो जाएंगे, जैसे कि जो सॉइल में ही बरी हो सकें, कि भाई वहां पर एक हिडन मार्क फिर भी वहां पर रह सके, कि भाई यहाँ पर ये चीज थी, यहाँ पर हम लोगों की बाउंड्रीज हैं, इससे इधर आप नहीं आ सकते, इससे इधर आपको कुछ नहीं आना है, तो ये कंट्रोवर्सीज खत्म हो जाएगी, इंटरसेक्शन ऑफ बाउंड्रीज स्पेशली मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। काफ़ी सारे सोशल एस्पेक्ट्स सोसाइटी के इन सोर्सेज के थ्रू मिले हैं। ये सोर्सेज को, जो ये एनसीईआरटी में साइड में लिखे होते हैं बॉक्स वगैरह, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार काफ़ी लोग छोड़ देते हैं, तो ये इसीलिए मैं यहाँ पर रखती हूँ। तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, लास्ट पार्ट, फिर इस चैप्टर का लास्ट पार्ट हो जाएगा और ये सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएंगे, फिर हम थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट, अभी भी आपको कुछ है क्वेरीज तो लिख सकते हैं ताकि लास्ट पार्ट में मैं क्लियर कर सकूं, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, लाइक शेयर मेरी वीडियोज़ को ज़रूर कीजिए।